ठीक है, अनुगमन वेग के बारे में कल हमने पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस संबंध के ऊपर आगे न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाता है, और ये जो संबंध है ये एग्जाम में भी आता है, पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले हम बनाएंगे एक चालक तार जिसकी मोटाई हमको दिख रही होगी। ठीक, एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे, है ना। बोलो, यहाँ बना देते हैं। एक एल लंबाई का, ये एल लंबाई का चालक तार, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ए है, इसकी लंबाई एल है, स्मॉल एल यहाँ पे। ठीक है, इसकी मोटाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है ए। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, 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 ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अनुगमन वेग इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही तो होता है। बोलो, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसके सिरों पर हमने लगा दिया एक बैटरी, लगा दिया सेल, लगा दिया इस तरीके से। ये हमने एक सेल लगा दिया सिरों के ऊपर, सेल कह लो या बैटरी कह लो, चलो हम बैटरी लिख देते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी है। इसका विभवांतर है V, टर्मिनल वोल्टेज जिसको कहते हैं, ये है V। ठीक, और जब यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज V होगा तो इनके सिरों पर भी V वोल्टेज होगा, या इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। बोलो, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी जानवी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ क्या होगी, इस साइड में बताओ। यहाँ अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस तरफ ना, इधर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितना है? इसकी लंबाई कितनी है? एल है। इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ? E। तब हमको एक बात बताओ जरा, वोल्टेज और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध यहाँ होगा बताओ। विभव प्रवणता से अगर देखें तो हम पूछे कि एल लंबाई में बताओ कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। एल लंबाई में, एल लंबाई में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तार के एल लंबाई में, तार के एल लंबाई में वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंध पढ़े हो ना, तो वहां पे ये संबंध ही तो है कि एक डिस्टेंस पे वैद्युत विभव का जो मान है वैद्युत क्षेत्र के से क्या संबंध रखता है, तो वो फार्मूला पढ़े होंगे। E बराबर V अपान लंबाई होता है ना, यहाँ पे तो लंबाई तो यहाँ L है ना, विभव बटा L, ये होता है संबंध के लिए बताओगे। तो L लंबाई में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? इसके अंदर L लंबाई में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? यही तो होगा E बराबर V अपान L। ये कहाँ से आया? ये विभव प्रवणता पढ़ाया था ना, दूरी बढ़ने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के सापेक्ष, है ना, वैद्युत विभव में परिवर्तन होता है। उसी को तो कहते हैं, विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विपरीत दिशा में अनुगमन वेग करते हैं, इस दिशा में जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगा तो अनुगमन वेग इस दिशा में हुआ। मतलब एक सर्टेन दिशा, एक सर्टेन लाइन में नहीं होगा। हमने कल बताया था ना, ड्रिफ्ट करेंगे, इस दिशा में ड्रिफ्ट करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन इस दिशा में ड्रिफ्ट करेंगे, तो इनका अनुगमन वेग की दिशा यही तो होगी, BD, यही तो दिशा होगी। तो बताओ तार में कितना धारा उत्पन्न होगी? अगर हम लिखें कि T सेकंड में अगर आवेश Q प्रवाहित हो रहा है, बोलो क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है? क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताओ तार में धारा कितनी होगी? तो तार में विद्युत धारा का मान कितना होगा? I बराबर, मैंने I तो माना है, I बराबर Q अपान T। इसको कर दो 1, ये 1 हो गया, इसको कर दो समीकरण नंबर 2, क्योंकि भी इनकी जरूरत आगे पड़ेगी। समझ रहे हो? ध्यान पूरा फोकस यही। इतने ही समय में
हर एक इलेक्ट्रॉन की तरफ कितनी दूरी तय होगी, हर एक। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, दूरी का फार्मूला क्या होता है बताओ, दूरी का फार्मूला बताओ। तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय, या विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय, ये तो होता है। तो यहाँ पर चाल लिखा जाएगा और फिर गुणे और फिर समय। तो चाल किसकी लिखी जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनों की तो लिखी जाएगी। अब उस चाल को हम कहते क्या है, इलेक्ट्रॉनों की उस चाल को क्या कहते हैं, कल जब मैंने पढ़ाया था, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग भी तो है वो, तो इसकी जगह पे हम अनुगमन वेग लिखेंगे। ठीक, अनुगमन वेग और गुणे समय, ये तो लिखेंगे। समय तो मैंने टी लिख ही दिया है देखो, और अनुगमन वेग मैंने कितना माना है, डी। तो तो दूरी आएगी डी गुणे टी। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये कहां से आया, ये टी समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सरकेगा ना, तो टी समय में कितने दूरी तय कर लेगा, तो इतने वेग से अगर चलेगा तो इतनी दूरी तय कर लेगा। चांद बोर्ड पे देखो, समझ में आई बात। टी समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी अनुगमन वेग गुणे समय। तो अनुगमन वेग तो वीटी है और समय तो टी है, तो यहाँ से लिख दिया। इसमें अगर एकांक आयतन ले ले, एकांक आयतन में, किसके एकांक आयतन में, तार के ना। हाँ, तो देख दो, तार के एकांक, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, स्मॉल n। अब एकांक आयतन क्या होता है बताओ, एकांक आयतन मतलब क्या होता है, इस तार की, देखो ये तार बेलनाकार है कि नहीं है, तो इसमें कुछ मोटाई भी है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और इसकी लंबाई भी है ना। तो अब इसका जब हम आयतन निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल थोड़े इसकी लंबाई, तभी तो आयतन निकलेगा। लेकिन अगर हमको कुछ छोटा सा एकांक आयतन लेना, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, इतने एरिया में, छोटे से एरिया में, तो वो एकांक आयतन नहीं हो जाएगा। क्यों, उस एकांक आयतन में अगर हम मान, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, हर जगह मौजूद है, लेकिन अगर हम एकांक आयतन में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या मान लिया है, स्मॉल n। एक यूनिट वैल्यू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो जरा बताना हमको, फिर पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे तार में, पूरे तार में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी होगी। बहुत आसान है, उसको हम कह देंगे कैपिटल एन। पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कह देंगे, कैपिटल एन। अच्छा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, और पूरे तार का आयतन की गुणा अगर स्मॉल एन से कर दे तो पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। नहीं समझ में आएगा। जैसे इस तार का आयतन है, पूरे तार का 3 मीटर क्यूब, समझो ध्यान से, पूरे तार का आयतन। और तुमसे अगर कहा गया है कि 1 मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बता पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 से गुणा नहीं कर दोगे तो क्या कहोगे, 30 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि तुम पूरे आयतन से गुणा नहीं कर रहे हो, पूरे तार के आयतन से गुणा कर रहे हो। नहीं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरे तार के आयतन से गुणा करोगे तो पूरे तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन, समझ गए, बोलो। तो पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या होगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोलो, तार का आयतन, पूरे तार का आयतन है ना, पूरे तार का आयतन। अब कैपिटल N बराबर मान रखें किसका, तार का आयतन का मान रखना पड़ेगा, कैपिटल N पूरे आयतन का फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है, ध्यान तो समझना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। एक बेलन का आयतन कैसे निकालते थे कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, ऐसे तो निकालते थे।
पाई आर स्क्वायर एच, अगर इसकी ऊंचाई एच है तो, और इसकी त्रिज्या अगर आर है, तो फार्मूला यही तो होता था आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। याद है तुमको? तो इसमें जो पाई आर स्क्वायर है ना, वो क्या है? इसका क्षेत्रफल ये तो है, इस आधार का क्षेत्रफल ये तो है, यानी कि ये है पाई आर स्क्वायर। इसको हम ए भी तो लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं नहीं? यही कंडीशन अगर यहाँ देखें तो इसका क्षेत्रफल यानी ए वाला क्षेत्रफल और इसी गुणा अगर हम एल से कर दें तो पूरे का आयतन नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे आयतन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? बताओ, यहाँ पे लिखेंगे ए पूरे एल, ए तो लिखेंगे, नहीं समझ में आया? आयतन बराबर और गुणे ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, ये होता है बेलन के अनुसार। एक बेलनाकार है ना सारी, इसकी वैल्यू करेंगे, इसके एल की, भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? एल है ना, और वो एल हमने निकाला कितना है? ये एल ही तो है, ये दूरी एल है, एल तो एल हमने निकाला कितना है? बी डी इंटू, जहाँ पे एल लिखा है वहां पे बी डी इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक? एल का मान रखने पर, एल का मान रखने पर तो बन जाएगा कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुणे ए, और गुणे एल की जगह क्या हो जाएगा? वी डी इंटू टी। इसको समीकरण नंबर 3 कर लो। दो तक तो बन ही गया था, 3 तक मैंने कर दिया, ठीक? तो हमको पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई ना? किसके रूप में निकली? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अनुगमन वेग और समय, इन 3 रूपों में निकला पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ तो सबको क्लियर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर तुम ई से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं? ई से। एक फार्मूला पढ़े हो ना, क्वांटीकरण वाला फार्मूला पढ़े हो, क्यों बराबर या नहीं? ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, तो टी सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होगा? क्यों बोलो? ये एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। टी सेकंड में एन ही तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्यों? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई है तो टी सेकंड में गुजरने वाले यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा? क्यों होगा? ये आवेश है, समझ में आ रही बात? तो अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर तो टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्यों बराबर या नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों, ठीक? फिर बराबर, अच्छा एन की कौन सी वैल्यू रखेंगे? कैपिटल एन रखेंगे ना। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैपिटल एन है ना, तो कुल इलेक्ट्रॉन और फिर यानी ये था ना लास्ट में, उस पे आवेश तो की हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई? क्यों बराबर यानी कहाँ से आया? कहाँ से आया बताओ? क्यों बराबर यानी क्वांटीकरण फार्मूले से आया है। क्यू बराबर यानी ये वाला फार्मूला होता है क्यू बराबर यानी जिसमें ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन है, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो कुल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यों निकल गए भाई? कहीं पर अगर 20 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो हमको अगर पता करना है कि कुल आवेश कितना होगा, तो फार्मूला एन की जगह 20 रखोगे और ई की जगह पर 1.6 × 10⁻19 गुलाम रखोगे, गुणा करोगे कुल आवेश निकल जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो हम तुमसे पूछे कितना आवेश गुजर रहा है, आवेश पूछे कितना गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है मतलब आवेश ही तो गुजर रहा है, तो कितना आवेश गुजर रहा है, तो यही तो फार्मूला लगाओगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुणा कर दोगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश से, तो पता चल जाएगा कितना आवेश गुजर रहा है। बात समझ में आई है? बोलो ये बात समझ में आई? क्योंकि तुम बताओ। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू रख देंगे। क्यों एन की वैल्यू रख देंगे? एन की वैल्यू ऊपर रख देंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से स्मॉल एन का मान रखने पर रख दें। बोलो तो देखो क्यू बराबर क्या आएगा, क्यू बराबर आएगा स्मॉल एन, एन कैपिटल वाला हटा दिया, यहां लगाते हैं मेरे स्मॉल एन इंटू ए इंटू वी डी
इंटू टी। अभी क्या बचा, टी बचा कि नहीं बचा, मैंने इसका ही तो मान रखा है पहले, अभी ई बचा कि नहीं बचा, ई तो लिखेंगे ना यहाँ पे। बोलो कैपिटल एन का कि तार में धारा कितनी बह रही बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉन तार में धारा कितनी बहेगी, आई धारा बहेगी, बहेगी कि नहीं बहेगी। तो क्योंकि तार में बहने वाली जो धारा है वो कितनी है, आई। बोलो, और हमको निकालना है धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, तो धारा के रूप में चेंज करना है। धारा बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है कि नहीं होता है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। अब ये वाला फार्मूला का जेट में रख देंगे क्यू का मान, बोलो क्यू का मान रख देंगे, तो क्यू का मान रखने पर इस सूत्र में, और जब इस सूत्र में क्यू का मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, आई बराबर क्यू का मान एन ए वी डी टी और ई, गुणा नहीं लगाया मैंने, सबको गुणे में लिख दिया, देखो गुणे में ही लिखे हो, अपॉन नीचे क्या आएगा टी, बताओ क्या कटेगा, टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा, आई बराबर एन, ई पहले लिख ले, ई फिर ए लिख दे, फिर वी डी लिख दे, यही संबंध है। देखो इसमें धारा है कि नहीं, और इसमें अनुगमन वेग है कि नहीं, तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा में ये रिलेशन है, संबंध है, सही बात समझ गए, ये संबंध होता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा। ठीक, ये क्या है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो सबसे ऊपर वाली लाइन में है ना। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ए क्या है, ए का क्षेत्रफल है, वीडी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यही संबंध है, याद रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी बहुत जरूरत आगे पड़ेगी देखना, ठीक है। आई बराबर एन ई ए वी डी, ये संबंध है। तो इस संबंध से हमको एक बात पता चल रही है, बताओ क्या, कि जो विद्युत धारा होती है ना आई, वो अनुगमन वेग के समानुपाती होती है। देखो समानुपाती है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जितने ज्यादा होगा, बहने वाली धारा का मान उतना ही अधिक होगा। क्लियर हुई बात। तो अगर कोई पूछ ले कि आप जो है किस संबंध से ये हमें बताओगे कि अनुगमन वेग विद्युत धारा के समानुपाती होता, तो ये संबंध है, सही बात समझ गए। बोलो, किसी को कहीं पर कोई लाइन अगर समझ नहीं आ रही, कहीं पे कोई दिक्कत है, बिना हिचकिचाहट के हमसे पूछ जरूर लेना। हाँ समझ गए, कंफ्यूज नहीं हुआ, हर बात मैंने लिख दी है, समझा दी है अच्छे तरीके से, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, अगर है डाउट तो पूछ जरूर लेना। धारा घनत्व, धारा घनत्व को काहे से लिखता है, धारा घनत्व को किस अच्छा से लिखते हैं, क्या जाने क्या कहा, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध। देखो दोनों में क्या रिलेशन, देखो अभी मैंने जो फार्मूला यहाँ पे लिखा था ज्योति, अभी जो मैंने फार्मूला प्रूव कराया था, बताओ क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये तो होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं बताओ, पढ़ चुके हैं। अच्छा धारा घनत्व का फार्मूला बताना, कौन बताएगा, धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए होता है, ये होता है। अब बताओ आई की जगह हम ये लिख सकते हैं मान, बोलो आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर, आई का मान रखने पर, जब आई का मान रखेंगे तो जे बराबर क्या होगा, जे बराबर होगा एल ई ए डी अपान ए, अब ए से ए कट जाएगा तो जे बराबर क्या आएगा, ई वी डी खाली आएगा, ए भी कट गया, समझ गए। तो ये संबंध क्या आया, ये आया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, जे बराबर ये नहीं वी डी, और क्या आई बताता, मेन हमारा जो डेरिवेशन ये पहले वाला था, उसी से सारी चीजें हल होती जाएगी आगे, उसी से तो आया। ये बताओ धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है ये, अच्छा लिख दो जे समानुपाती
VT लिंटल के नीचे धारा घनत्व आ गया समझ में।